हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ा था कि इंटरनेशनल ट्रेड के बेस क्या है, आधार क्या है, जिसमें आप लोगों को बताया था डिफरेंस इन नेचुरल रिसोर्सेज। डिफरेंस इन नेचुरल रिसोर्सेज को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मिनरल रिसोर्स, क्लाइमेट और अदर जैसे रिलीफ फीचर, सॉइल्स वगैरह हैं, वो इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। नेक्स्ट आता था पॉपुलेशन फैक्टर। पॉपुलेशन फैक्टर को भी 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया। कल्चरल फैक्टर, साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पॉपुलेशन। थर्ड, स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फोर्थ, एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फिफ्थ, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये पॉइंट हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे। आज के टॉपिक के अंदर आता है इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड्स के 3 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, वो कौन कौन से हैं। तो इसमें 3 पार्ट्स के अंदर इन एस्पेक्ट्स को, पक्ष जो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के, इनको 3 भागों के अंदर विभाजित किया गया है। इनमें सबसे पहला जो आता है वो सबसे फर्स्ट पॉइंट पे हम करते हैं, वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जो होता है, इसके अंदर जो है वो हम द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस ट्रेड इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड इज कंसिडर्ड टू बी द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। मीन्स जो टोटल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स की जो गुड्स होती हैं उनको इसके अंदर मेजर किया जाता है। इसको स्टार्टिंग के अंदर टनेज के रूप में लिया जाता था, यानी कि कुल जो वज़न होता था, भार जो होता था, उसके रूप में लिया जाता था। लेकिन बाद में इसको जो है सर्विस भी इसमें ऐड की गई, इसलिए इसकी टोटल वैल्यू के रूप में इसको मेजर किया जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड के अंदर आता है द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस ट्रेड इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड is considered to be the volume of trade। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड के अंदर इसको कंसिडर किया जाता है। बुक में भी ये डेफिनेशन है, वो दी गई है, इसको आप देख करके पढ़ सकते हैं। द एक्चुअल टन्स ऑफ गुड्स ट्रेड मेक अप द वॉल्यूम। वास्तव के अंदर जो वास्तविक तौल होता है वस्तु का, जो हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, उसके रूप में वॉल्यूम ऑफ ट्रेड के को हम मापते हैं कि व्यापार का परिमाण क्या है, कि कितनी वैल्यू के कितनी मात्रा के गुड्स जो हैं वो हमने इंपोर्ट किए हैं, कितनी गुड्स जो हैं वो एक्सपोर्ट की हैं। लेकिन प्रेजेंट के अंदर हम इसमें सर्विस को भी इंक्लूड कर लेते हैं, इसलिए सर्विस को तोलना जो है वो बहुत ही कठिन है, उसको हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। इसलिए उसकी जो वैल्यू होती है, सर्विस की जो वैल्यू होती है, उस वैल्यू के अंदर इसको इंक्लूड करते हैं। मीन्स सर्विस का जो इंटरनेशनल ट्रेड का वॉल्यूम होता है वो वैल्यू के रूप में मेजर करते हैं। इसलिए टोटल जो इंपोर्ट्स गुड्स एंड सर्विस होती है उन सभी को हम वैल्यू के रूप में मेजरमेंट करने लग गए। बुक में देखें, हाउएवर सर्विस ट्रेड कैन नॉट बी मेजर इन टनेज, देयरफॉर द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस ट्रेड इज कंसिडर्ड टू बी द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। टेबल 9.1 के अंदर आप अपनी बुक के पेज नंबर 84 में देखें, ये इसके अंदर दिया गया है कि हमारे टोटल वैल्यू जो है वो 1955 के अंदर
जो एक्सपोर्ट गुड्स थी वो एक्सपोर्ट गुड जो है वो यूएस डॉलर के अंदर 95,000 मिलियन की थी। उसके बाद 2015 के अंदर ये बढ़ कर के आप देख रहे हैं कि 1,55,83,232 मिलियन यूएस डॉलर की का हो गया है। इसी टाइप से जो इंपोर्ट गुड्स थी वो इंपोर्ट गुड्स भी हमारे 99,000 की थी 1955 के अंदर, 1995 में 99,000 की थी। अब ये भी बढ़ कर के हमारे 1,56,28,204 करोड़ की हो गई है। मीन्स हमारी टोटल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का वॉल्यूम है वो फास्टली इंक्रीज हो रहा है, तेज़ी से ये बढ़ता जा रहा है। दूसरा पॉइंट जो आपका आता है वो आता है इसके अंदर कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंपोजिशन ऑफ ट्रेड जो है वो क्या है। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड के अंदर जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स की गई जो गुड्स होती हैं उनकी जो टोटल लिस्ट होती है कि एक कंट्री कौन कौन सी गुड्स का इंपोर्ट कर रहा है, कौन कौन सी गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहा है, उसकी जो एक लिस्ट बनाई जाती है उसको हम कंपोजिशन ऑफ ट्रेड कहते हैं। मीन्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर जो इंक्लूडिंग गुड्स एंड सर्विस होती हैं उन गुड्स और सर्विस को हम कंपोजिशन ऑफ ट्रेड का नाम देते हैं। मीन्स व्यापार के संयोजन के नाम से इसको जानते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ ट्रेड मीन्स composition of trade means a study of goods and service of import and export of import and export of a country। एक कंट्री जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किए जाने वाले गुड्स और सर्विस हैं उनकी जो स्टडी करती है उसको हम क्या नाम देते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड का नाम देते हैं। मीन्स अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संयोजन में आयात और निर्यात किए जाने वाली वस्तुओं के संयोजन मीन्स उसकी सूची को इंटरनेशनल ट्रेड का नाम कंपोजिशंस ऑफ ट्रेड के नाम से जानते हैं। तो इसमें नेक्स्ट डेफिनेशन के रूप में ये भी लिख सकते हैं, द लिस्ट ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विस इज नोन एज कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट में ये भी लिख सकते हैं, द टोटल नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विस दोज इंक्लूड इंटरनेशनल ट्रेड। टोटल नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विस दोज इंक्लूड इंटरनेशनल ट्रेड। जो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर गुड्स और सर्विस की संख्या निश्चित की जाती है, शामिल की जाती है, उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड के नाम से कंपोजिशंस ऑफ ट्रेड के नाम से जानते हैं। The nature of goods and service imported and exported by the country have undergo change during the last century। ये आप देख रहे हैं कि कंपोजिशंस ऑफ ट्रेड जो है वो लास्ट सेंचुरी से हमारा फास्टली जो है वो चेंज हो रहा है। जो अंडर डेवलप कंट्री थे जो फिनिश गुड्स का फिनिश गुड्स इंपोर्ट करते थे और प्राइमरी गुड्स का जो एक्सपोर्ट करते थे, वो कंट्री जो हैं वो अपने इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को इंक्रीज़ करके, अपने स्किल्स और टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शंस जो है वो फास्टली इंक्रीज हुआ है। इसलिए वो रिसेंट लास्ट ईयर से, पिछले कुछ वर्षों से जो हैं वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं और जो फिनिश गुड्स हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि इंडिया जो है वो अपनी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को इंक्रीज करके
फास्टली एक्सपोर्ट जो गुड्स हैं उनको लार्ज स्केल्स के अंदर प्रोडक्शन कर रही है और इंटरनेशनल मार्केट में वो अपना प्रभुत्व दिखा रही है। लार्ज स्केल्स के अंदर जो गुड्स इंडिया कॉलोनियल पीरियड के अंदर एक्सपोर्ट करती थी, रॉ मटेरियल जो एक्सपोर्ट करती थी, आज उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके वो फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट कर रही है। इसी टाइप से डिफरेंट टाइप्स के जो रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट करके और इसको फिनिश गुड्स के अंदर ही कन्वर्ट करके उनको भी वो लार्ज स्केल में एक्सपोर्ट कर रही है। जो कंट्री प्राइमरी गुड्स को इंपोर्ट करते थे वो आज जो हैं वो फिनिश गुड्स जो होती हैं उनको इंपोर्ट कर रहे हैं। इसी टाइप से एग्रीकल्चर जो वस्तुएं थी, उन एग्रीकल्चर वस्तुओं की जो वैल्यू है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रिड्यूस हुई है। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो हैं उनकी जो डिमांड है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इंक्रीज हुई है। इसी टाइप से जो एग्रीकल्चर गुड्स थी उनकी जगह पर आज जो है वो पेट्रोलियम, क्रूड्स, एनर्जी रिसोर्स, इंजीनियरिंग गुड्स, एनर्जी सोर्सेज वगैरह को, टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर को फास्टली जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर इंक्लूड किया जा रहा है। बुक में देखिए, द नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विस इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड बाय कंट्री हैव अंडरगोन चेंजेस ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी। ट्रेड ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स वाज डोमिनेट इन द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट सेंचुरी। लास्ट सेंचुरी के अंदर जो है वो हमारे सबसे अधिक जो प्रभाव था वो प्राइमरी गुड्स का होता था। लेटर मैन्युफैक्चर गुड्स गेन परमानेंस एंड द करंटली। और अब जो है वो आपकी क्या आ रही हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कमांड्स द बल्क इन द ग्लोबल ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर, ग्लोबल ट्रेड के अंदर, विश्व व्यापार के अंदर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो हैं वो अपनी कमांड इंक्रीज कर रही हैं। सर्विस सेक्टर विच इंक्लूड ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशंस एंड अदर कमर्शियल सर्विस हैव बीन शोन एंड अपवर्ड ट्रेंड। इसके अंदर जो सर्विस सेक्टर है जिसमें ट्रांसपोर्ट सर्विस है, कमर्शियल जो व्यापारिक सेवाएं वगैरह हैं और अदर टाइप्स की जो सर्विस हैं वो इसमें फास्टली इंक्रीज हो रही हैं। जैसे टेबल 9.1 के अंदर अभी हम आपको दिखाएंगे। द वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड मर्चेंडाइज हैज़ बीन ग्रोन consistently over the year. Looking at figure 9.1 is became evident the manufactured goods contribute to the bulk world merchandise exports 2005 and 2015. Fuel and mining goods, ये पॉइंट है, ये ध्यान में रखना है। फ्यूल एंड माइनिंग गुड्स एंड एग्रीकल्चर गुड आल्सो इम्पोर्टेंट contribute the merchandise export. There is the change of the share of the countries in the world merchandise trade as Europe's contribute the decline while the contributions of the Asian countries is grown. इसके अंदर ये दिया गया है कि जो यूरोपियन कंट्री थे उनके साथ जो व्यापार होता था वो कम हुआ है और उसके साथ ही एशियन कंट्री हैं वो भी व्यापार के अंदर फास्टली हैं, वो ग्रोइंग कर रही हैं, तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। जो ग्राफ है 9.1, ये आप देखिए, इसके अंदर जो है ये लाइंस जो दी गई हैं, सिंबल दिए गए हैं, इनको पढ़ना है। सबसे पहले जो हम देख रहे हैं डॉट डॉट लाइन जो सबसे नीचे है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो 2005 और 2014 में लगभग क्या है सेम सा रहा है, उसमें माइनर सा इंक्रीज हुआ है। ये यहाँ से 2010 के बाद थोड़ा सा ये इंक्रीज होकर के ऊपर गया है, बाकी की ये लगभग 2005 से लेकर के 2010 तक सेम सा रहा है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है डॉट डॉट लाइन के अंदर, ये आ जाता है डैश डैश लाइन के अंदर सॉरी, ये आ जाता है आपका फ्यूल्स एंड माइनिंग प्रोडक्ट। फ्यूल्स एंड माइनिंग प्रोडक्ट जो है वो हमारे 2005 से लगातार इंक्रीज हुए। 2008 के अंदर ये जो है वो टॉप लेवल के ऊपर थे, उसके बाद ये डिक्लाइन होने स्टार्ट हुए, कम हो गए इनमें, क्योंकि जो है वो कुछ कंट्री जो थे उन्होंने अपने आप के जो ऑयल वेल वगैरह थे
ऑयल प्रोडक्शंस वगैरह थी उसकी कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ कर ली, जिसके कारण से ये हुआ। उसके बाद ये फिर दोबारा से जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ और अफ्रीकन कंट्री थे उनमें इंडस्ट्रियलाइजेशंस और ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब इम्प्रूव हुआ तो इनकी डिमांड है वो फिर से इंक्रीज हुई और ये फिर 2001 के 11 के अंदर इंक्रीज हो गया। उसके बाद ये कांस्टेंट रहा 2014 तक। 14 के बाद जो है ये फिर से डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद ये घटना स्टार्ट हो गया क्योंकि जो फ्यूल्स और माइनिंग प्रोडक्ट से इनके जगह पर दूसरी जो वस्तुएं थी उनको यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया गया। इसके बाद दूसरा आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, जो डार्क लाइन के अंदर दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं ये भी इस प्रकार से इंक्रीज और डिक्रीज हुई हैं। टोटल जो हमारा मर्चेंडाइज था, जो टोटल व्यापार होता था वो भी हमारा इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। ये टेबल जो दी गई है इस टेबल को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करना, इनकी जो इंडिकेशंस जो दिए गए हैं, जो साइन दिए गए हैं, इनको अच्छे से पढ़ना क्योंकि इससे रिलेटेड जो है वो आपका एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। इसी टाइप से जो टेबल ऊपर दी गई 9.1 इस टेबल को भी आपको देखना है। तो ग्राफ और टेबल दोनों को अंडरस्टैंडिंग करके अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करना है कि किस टाइम पीरियड में कौन सी गुड्स जो है वो उसका इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज हुआ, कब डिक्रीज हुआ और 2009 के अंदर ये डिक्रीज हुआ तो इसके रीजंस हैं वो क्या है। इसके बाद थर्ड आता है हमारा डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड जो होती हैं इसके अंदर हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मींस इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो ट्रेड पार्टनर कंट्री हैं उनको इंक्लूड करते हैं। एक नेशन जो है वो किन किन कंट्री के साथ अपने इंपोर्ट करता है और किन किन के साथ एक्सपोर्ट करता है, उनकी जो एक लिस्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। जैसे कि कंपोजिशन ऑफ ट्रेड के अंदर हम गुड्स की लिस्ट को इंक्लूड करते हैं, इसी टाइप से डायरेक्शन ऑफ ट्रेड के अंदर कंट्री की लिस्ट को इंक्लूड करते हैं जो किसी भी कंट्री के इंटरनेशनल ट्रेड्स से रिलेटेड होते हैं, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड होते हैं। तो इसमें लिखना है डायरेक्शंस ऑफ ट्रेड मीन्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेड मीन्स the countries to which export its goods and service and country from which it import goods and service। गुड्स एंड सर्विस, जो कंट्री जो हैं अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं और जो इंपोर्ट करते हैं उनको हम डायरेक्शन ऑफ ट्रेड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशंस के अंदर हम लिख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड कंसिस्ट टू डेस्टिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड सोर्स ऑफ इंपोर्ट, कि जो हमारे एक्सपोर्ट का डेस्टिनेशन कंट्री होता है और जो हमारे इंपोर्ट का सोर्स रीजन होता है, ओरिजिन कंट्री होता है, उनको हम डायरेक्शंस ऑफ ट्रेड के अंदर इंक्लूड करते हैं। अलग डेफिनेशंस के अंदर जो सिंपल सी डेफिनेशन है उसमें हम लिख सकते हैं द लिस्ट ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रीज इज नोन एज डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। तो ये नोट कर लें आप
the list of import and export countries of any nation is known as direction of trade. डायरेक्शन ऑफ ट्रेड मीन्स कोई भी कंट्री होती है उसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कंट्री की जो लिस्ट होती है, जो उसके ट्रेड पार्टनर कंट्री होते हैं, उनको हम डायरेक्शन ऑफ ट्रेड कहते हैं। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड जो है ये भी हमारे लास्ट ईयर से एक्सचेंज हो रही हैं। सबसे पहले एशियन कंट्री का यूरोपियन कंट्री के साथ सबसे अधिक इंटरनेशनल ट्रेड होता था, लेकिन अब ये चेंज हो रहे हैं। एशियन कंट्री जो है वो साउथ एशियन कंट्री के साथ, नॉर्थ एशियन कंट्री साउथ एशियन कंट्री के साथ इंटरनेशनल रिलेशन है वो इंक्रीज कर रही है। इसी टाइप से यूएसए से भी इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो एशिया के इंक्रीज हो रहे हैं। इसी टाइप से रिसेंटली इंडिपेंडेंट कंट्री अफ्रीकन एंड साउथ अमेरिकन कंट्री जो हैं इनके साथ भी इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो फास्टली इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर केवल इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर यूएसए का सबसे अधिक प्रभाव था, लेकिन धीरे धीरे यूएसए के प्रभाव को जो इंडिया है, जापान है, चाइना है, इनने यूएसए और यूरोप के इफ़ेक्ट को जो है वो रिड्यूस किया है, क्योंकि इनके अंदर भी फास्टली इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज हुआ है, स्किल्स और टेक्नोलॉजी का लेवल इंक्रीज हुआ है, इसलिए इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होकर के यूरोप और यूएसए की मोनोपोली को इन कंट्री ने समाप्त किया। तो इसमें आप देखें बुक के अंदर डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, हिस्टोरिकली द डेवलपिंग कंट्रीज of the present use of export valuable goods and artifacts etc. While were export of European country during the 19th century, there was a reversal in the directions of trade. ये आप देख रहे हैं कि ऐतिहासिक समय के अंदर जो विकासशील देश थे वो जो वैल्यूबल गुड्स थी उन वैल्यूबल गुड्स को जो है, और जो आर्टिफैक्ट्स गुड्स थी मीन्स हैंडीक्राफ्ट गुड्स, जो शिल्प से संबंधित जो गुड थी उनको बड़े पैमाने पर यूरोपीय देशों को निर्यात की जाती थी, विच वर एक्सपोर्टेड द यूरोपियन कंट्री ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी के दौरान व्यापार की जो दिशा थी उसमें उल्टा परिवर्तन होना शुरू हो गया, रिवर्सल ये हो गई, वापस हुई। यूरोपियन कंट्री स्टार्ट एक्सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग गुड्स फॉर एक्सचेंज ऑफ फूड स्टफ्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम देयर कॉलोनीज। यूरोपीय देशों ने विनिर्माण वस्तुओं को अपने उपनिवेश देशों से खाद्य पदार्थ तथा कच्चे माल के रूप में निर्यात करना शुरू कर दिया था, कि वो जो थे उपनिवेश देश थे उनके अंदर निर्मित वस्तुओं को वो बेचते थे और उधर से जो है वो खाद्य वस्तु और कच्चा माल जो है वो लेकर के आते थे। आगे ध्यान दें, यूरोप एंड यूएसए इमरेज ए मेजर ट्रेड पार्टनर इन द वर्ल्ड एंड वर लीडर इन द ट्रेड मैन्युफैक्चर गुड्स। उस समय यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में बड़े व्यापारिक ट्रेड पार्टनर, जो व्यापारिक जो साझेदार थे, ट्रेड पार्टनर थे, लीडर के रूप में ये उभर कर के आए और ये सबसे अग्रणी रहे। जापान एट दैट टाइम वाज आल्सो द थर्ड इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग कंट्री। उस टाइम जापान जो था वो तीसरा इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग कंट्री के रूप में उभर रहा था। द वर्ल्ड ट्रेड पैटर्न्स अंडरवेंट ए ड्रास्टिक चेंज। उसके बाद जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो प्रतिरूप है उसमें तीव्रता से परिवर्तन हुए, तेज़ी से
अंडरवेंट ए ड्रास्टिक चेंज, तेजी से उनमें परिवर्तन हुए ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी कि 20वीं शताब्दी के मध्य में। यूरोप लॉस्ट इट्स कॉलोनीज वाइल इंडिया, यूरोप ने अपने जो उपनिवेश थे, जैसे भारत थे, चाइना थे और जो दूसरे थे, उनको वो समाप्त कर चुका था, यानी कि वो इंडिपेंडेंट हो चुके थे, जिसके कारण से उनका प्रभाव वहाँ पर, यूरोप का प्रभाव इन कंट्रीज़ पर से ख़त्म हो गया था। चाइना एंड अदर डेवलपिंग कंट्री स्टार्ट कंपीटिंग विद डेवलप्ड कंट्री, उसके साथ ही भारत, चीन और अन्य जो डेवलप्ड नेशंस थे, उन्होंने जो डेवलपिंग नेशन थे, उन्होंने डेवलप्ड नेशंस के साथ कंपटीशन करना स्टार्ट कर दिया। कंपीटिंग विद डेवलप्ड कंट्री के साथ, जो यूएसए था, यूरोप था, जापान था, इनके साथ उन्होंने कंपटीशन करना स्टार्ट कर दिया। द नेचर ऑफ गुड्स ट्रेड हैज़ आल्सो चेंज, जिससे व्यापार की जो वस्तुएं थी, उनका भी नेचर जो है वो चेंज हो गया, उनका नेचर में परिवर्तन हुआ। तो ये था डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। इसमें हम सिंपल सा एक एविडेंस देते हैं आपको कि कॉलोनियल पीरियड के अंदर इंडिया जो है वो यूरोप के साथ सबसे ज़्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था, लेकिन आज जो है वो हमारा यूएसए और चाइना के साथ सबसे ज़्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है। मीन्स इंडिया की डायरेक्शंस ऑफ ट्रेड जो है वो चेंज हो गई। वर्ल्ड के लगभग सभी देशों के साथ इंडिया के जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, लेकिन अर्लियर टाइम में केवल हमारे यूरोप और यूरोप के जो कॉलोनीज कंट्री थे या उसके जो फ्रेंड कंट्री थे, उन्हीं के साथ हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होता था, इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड होता था। लेकिन आज इंडिया जो है वो एशियन कंट्री, यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री, साउथ अफ्रीकन कंट्री, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ जो है वो फास्टली इंटरनेशनल ट्रेड है वो इंक्रीज कर रहा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है उसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है वो क्या होता है, जो हमारी इंपोर्ट गुड्स होती हैं और एक्सपोर्ट गुड्स होती हैं, उसका जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर टू डिफरेंस बिटवीन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स बाय ए कंट्री, जो किसी कंट्री के द्वारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जाने वाली गुड्स होती हैं, उसके डिफरेंस को हम बैलेंस ऑफ ट्रेड के नाम से जानते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड द डिफरेंस between a country's export and import for given time period is known as balance of trade। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कोई एक देश होता है जिसमें इंपोर्ट और जो एक्सपोर्ट, जो एक निश्चित समय अवधि के अंदर जो डिफरेंस आ जाता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में, उसे हम बैलेंस ऑफ ट्रेड के नाम से जानते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स। एक जो होता है वो आपका होता है पॉजिटिव, या इसको फेवरेबल के नाम से भी जानते हैं, फेवरेबल। और दूसरा जो होता है आपका वो होता है नेगेटिव, और इसको हम बोलते हैं अनफेवरेबल।
अनफेवरेबल। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड। पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसमें सीधा सा हम कहते हैं इंपोर्ट लो, एक्सपोर्ट हाई। यानी कि एक्सपोर्ट अधिक हो कंट्री का और इंपोर्ट कम हो तो वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है कंट्री का, तो उससे कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कंडीशंस जो है वो इम्प्रूव होती है, फास्टली इंक्रीज होती है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कंट्री का इम्प्रूव होता है, क्योंकि एक्सपोर्ट अधिक करने से फॉरेन करेंसी कंट्री के अंदर आती है। फॉरेन कैपिटल कंट्री के अंदर आने से कंट्री के डेवलपमेंट का लेवल जो है वो इंक्रीज होता है। पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड से कंट्री में स्किल्स और टेक्नोलॉजी है वो फास्टली इंक्रीज होती है। कंट्री का जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो इंक्रीज होता है, और इंटरनेशनल लेवल पर जो कंट्री है उसकी रेपुटेशन इंक्रीज होती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो फास्टली इंक्रीज होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कंट्री की इंक्रीज होती है, और कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो स्ट्रोंग हो जाती है। ये पॉजिटिव या फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड के बेनिफिट हैं। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है उसको हम नाम देते हैं, दूसरा जो था वो आता है आपका नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड, नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है वो पॉजिटिव का उल्टा होता है। इसके अंदर जो है वो इंपोर्ट ज़्यादा हो जाता है, इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विस हाई होती हैं, एक्सपोर्ट जो होता है वो कम हो जाता है। एक्सपोर्ट कम होता है और इंपोर्ट अधिक होता है, तो उससे कंट्री की अदर नेशंस के ऊपर डिपेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कंडीशन पुअर हो जाती है। फॉरेन करेंसी के जो रिजर्व होते हैं वो हमारे रिड्यूस हो जाते हैं, और हम इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पर डिपेंड हो जाते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वगैरह पर डिपेंड हो जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस क्रिएट हो जाती है, स्किल टेक्नोलॉजी का लेवल रिड्यूस होता है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो हमारा वीक होता है। ये कंडीशंस कंट्री के लिए हार्मफुल होती है, जिससे कंट्री जो है उसका इकोनॉमिक ग्रोथ का लेवल रिड्यूस हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड। इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड। इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड्स के क्या इफेक्ट होता है किसी भी कंट्री के ऊपर। जब बैलेंस ऑफ ट्रेड वहाँ नेगेटिव हो जाता है तो उससे क्या क्या नुकसान होता है, इसको हम ट्रेड डेफिसिट का नाम भी देते हैं। इसमें सबसे पहला आता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी in term of foreign currency। terms of foreign currency। फॉरेन करेंसी के कंपेयर में डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो जाती है। जैसे कि हमारे जो रुपए की कीमत है वो डॉलर के कंपैरिजन में बहुत कम है, क्योंकि हमारा नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो हमारा अनफेवरेबल होता है, जिससे इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर जो हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो हमें लार्ज स्केल्स के अंदर डोमेस्टिक करेंसी जो है वो पे करनी होती है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर आता है, फर्स्ट पॉइंट था ये, दूसरा पॉइंट इसके अंदर आता है इट इंक्रीज द प्रेशर ऑफ इंटरनेशनल लोन।
it increase the pressure of international loan. इंटरनेशनल लोन का प्रेशर जो है वो कंट्री पर इंक्रीज हो जाता है, जैसे उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो वीक हो जाता है, कंट्री में डेवलपमेंट का लेवल रिड्यूस हो जाता है और कंट्री की जो नेशनल इनकम होती है उसका लार्ज शेयर लोन को पे करने और उसको इंटरेस्ट को पे करने के लिए ही एक्सपेंडिचर कर दिया जाता है, खर्च कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, इट इंक्रीज द डिपेंडेंसी ऑफ it increase the dependency on international agencies like International Monetary Fund and वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जैसी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसी, या फिर अदर जो रिच कंट्री है, जो रिच कंट्रीज हैं उन पर कंट्री की डिपेंडेंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की डिपेंडेंसी जो है वो अब यूएसए और चाइना पर हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पर इंपोर्ट अधिक हो रहा है, एक्सपोर्ट वहाँ पर कम हो रहा है। इसी टाइप से नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट क्रिएट इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। डोमेस्टिक इकोनॉमी के ऊपर इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर्स होता है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, इट इंडिकेट द पुअर प्रोडक्शंस पुअर प्रोडक्शंस पुअर टेक्नोलॉजी and poor basic infrastructure पुअर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये कंट्री के पुअर हो जाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड affect the reserve of foreign currency। फॉरेन करेंसी। तो ये थे इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड को पॉजिटिव में लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए कंट्री के स्किल्स और टेक्नोलॉजी में जो ट्रेड डेफिसिट है हमारा, इस ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए व्यापार का जो ऋणात्मक परिणाम होता है, व्यापार जो घाटा है, इस व्यापार घाटे को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसमें कंट्री की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो उसको इंक्रीज़ करना चाहिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करके इंडस्ट्रियलाइजेशंस को इम्प्रूव करना चाहिए। ह्यूमन बीइंग की प्रोडक्टिविटी है, स्किल्स और टेक्नोलॉजी है, उसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए। जो हमारे रॉ मटेरियल्स गुड्स होती हैं इनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके एक्सपोर्ट करने चाहिए, जिसकी उनकी वैल्यू जो है वो हाई हो सके। इंटरनेशनल जो रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग करके
इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर गुड्स जो होती हैं उनको उनकी क्वालिटी और कम्पिटिटिव लेवल्स की तैयार करके वर्ल्ड लेवल्स के अंदर अपने मार्केट को इंक्रीज़ किया जाना चाहिए, जिससे कि हमारे ट्रेड डेफिसिट को हम रिड्यूस कर सकें और इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर जो है वो उनके गुड्स की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टाइप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक बायलैटरल ट्रेड। बायलैटरल ट्रेड मीन्स होता है जब इंटरनेशनल ट्रेड केवल 2 ही फ्रेंडली कंट्री के बीच में होता है। बायलैटरल ट्रेड इज डन बाय 2 कंट्रीज with each other. They enter into the agreement to trade satisfied commodities among them. For example, country A many agree to the trade some material with agreement to the purchase some other specified items, country B और वाइस वर्सा। कोई भी 2 कंट्री होते हैं उनके बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट होता है। इस ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू ही जो 2 गुड्स होती है उनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं बायलैटरल ट्रेड। बायलैटरल ट्रेड। दूसरा आता है मल्टीलैटरल ट्रेड। मल्टी मीन्स मल्टीनेशनल के साथ कोई भी सिंगल गुड्स होती है उसको मल्टीलैटरल ट्रेड। तो ये दोनों जो होते हैं कि मल्टीनेशनल कंट्री जो होते हैं, मल्टी कंट्री जो होते हैं उनके साथ जो है वो कोई भी गुड्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जाती है, तो उसको हम मल्टीनेशनल या मल्टीलैटरल ट्रेड के नाम से जानते हैं। एज द टर्म सजेस्ट, मल्टीलैटरल ट्रेड्स इज कंडक्ट विद मैनी ट्रेडिंग कंट्री। द सेम कंट्री कैन ट्रेड with a number of other countries. The country may also grant the status of the most favored nations MFN। MFN इसका मतलब होता है जो कंट्री उसके सबसे अधिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है और उसके अंदर जो वो मोस्ट फेवरेट नेशंस का दर्जा उसको देता है, तो उसके अंदर जो ट्रेड टैरिफ होते हैं वो उनको रिड्यूस कर दिए जाते हैं और सबसे पहले जो गुड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जाती है तो उस ही कंट्री को इम्पोर्टेंस दी जाती है जो उसको MFN लिस्ट के अंदर उसका नाम शामिल होता है। तो ये है, ये आपको ध्यान में रखना है। कल हम पढ़ेंगे केस ऑफ फ्री ट्रेड। ये जो आज टॉपिक पढ़ाए हैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इनके नोट्स आप अपनी नोटबुक्स में बनाएं और इनकी डेफिनेशंस वगैरह अच्छे से लर्न करें।